हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया। तो यहाँ पर देखिए दो लिस्ट दिया हुआ है, बड़ा सा दो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में 4 टर्म्स आर देयर: डिफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड यूट्रोफिकेशन। एंड लिस्ट 2 में वो 4 टर्म्स के बारे में आपको बताया गया है: रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर, कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड एरियाज, natural aging of lake by nutrient enrichment of its water, and for process of restoring a forest that once existed but was removed। तो चलिए एक एक करके हम टर्म्स को देख लेते हैं और देखते हैं लिस्ट 2 में क्या उसका डेफिनेशन में क्या कौन सा कनेक्शन आता है। तो एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं भाई साहब डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन, ये इसका मतलब क्या है? बच्चों को पता है इसका मतलब, इसका नाम में ही इसका मतलब दिया हुआ है। देखिए डी मतलब नेगेटिव फॉरेस्टेशन है ना। सो नेगेटिव फॉरेस्टेशन मतलब रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट्स, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। कितना इजी है, देखिए क्या बोला मैंने। डी मतलब नेगेटिव, फॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट। तो नेगेटिव फॉरेस्टेशन मतलब रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट्स, दिस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अगर हम अच्छे इंग्लिश में अच्छे टर्म्स में इसे डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे हम डिफॉरेस्टेशन को? हम बोलेंगे लार्ज स्केल, क्या बोलेंगे हम? large scale removal of trees from forests to facilitate human activities, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज के एडवांटेज के लिए लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट किया जाता है ना। और इंडस्ट्री बनाने के लिए या फिर हाउस होल्ड सोसाइटी बनाने के लिए या फिर और भी कुछ मॉडर्न चीज़ें, मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, फॉरेस्ट को तोड़ देते हैं। उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ प्लांट्स। सो इसके लिए क्या क्या हो सकता है? इसके लिए भाई साहब एनवायरनमेंट में बहुत कुछ इफेक्ट्स होता है, जैसे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द मेन इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो हमें ये सब इफेक्ट्स में नहीं जाना है, हमें सिर्फ डिफाइन करना है टर्म को। तो डिफॉरेस्टेशन के मतलब आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन आप 2 को देखिए, लिस्ट 2 का 2 को, कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड एरियाज, यही तो है डिफॉरेस्टेशन, है ना। पहले फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट को हमने काट दिया तो डिफॉरेस्टेड एरिया हो गया, नॉन फॉरेस्टेड एरिया हो गया। सो हमें एक आंसर मिल गया, दैट इज ए विल बी कनेक्टेड विद 2। ये हमें मिल चुका है। अब बी में चलते हैं। बी में है देखिए रीफॉरेस्टेशन। सो रीफॉरेस्टेशन इसका मतलब क्या है? देखिए री मतलब क्या है? री मतलब अगेन, है ना, अगेन। और फॉरेस्टेशन के मतलब प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। तो देखिए रीफॉरेस्टेशन मतलब पहले फॉरेस्ट था, वहां से फॉरेस्ट को काट दिया गया, बाद में फिर से फॉरेस्ट को लाया गया। क्या बोला मैंने? पहले फॉरेस्ट था, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन हो गया था, फिर से फॉरेस्ट को लाया गया। इसे हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? इट विल बी द नेचुरल, इट कैन बी अ नेचुरल प्रोसेस और मे बी
इंटेंशनल और आर्टिफिशियल प्रोसेस, ठीक है। द नेचुरल और इंटेंशनल रीस्टॉकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट्स, जो पहले एक समय था उसे फिर से लाया गया। एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट दैट हैव बीन डिप्लीटेड, है ना, जिसे काट दिया गया था, डिप्लीट कर दिया गया था, इसे हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। तो पहले फॉरेस्ट था, वहां से काट दिया गया था, बाद में फिर से फॉरेस्ट को लाया गया। तो दैट द रिफॉरेस्टेशन कैन बी नेचुरल, कैन बी आर्टिफिशियल, ये याद रखना। तो इसे भी हम मान चुके हैं कि क्या है रिफॉरेस्टेशन। अब ऑप्शंस में चलते हैं। अब देखिए ऑप्शन 4 को, प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग और रीस्टॉकिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वाज रिमूव्ड, यानी एक समय था, रिमूव कर दिया गया, फिर से रीस्टॉक हो रहा है। तो हमें और एक आंसर मिल गया, ऑप्शन बी, मतलब बी विल बी कनेक्टेड विथ 4। सो A2 एंड B4, पहला 2 हमें मिल गया। अब चलते हैं नंबर 3, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। वेरी पॉपुलर है ये टर्म, है ना। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए भाई साहब, हम मान लेते हैं कि ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ, ठीक है। तो ये है हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर, है ना, अर्थ का एटमॉस्फेरिक लेयर है ये, और यहाँ पर है हमारा सन। तो सन से क्या आएगा? सन विल प्रोवाइड सन रेज, ये है सन रेज। तो ये है हमारा सिचुएशन, सन है इधर, यहाँ पर है अर्थ, मिडिल में क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या रहेगा? वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो अब देखिए क्या हो रहा है, सन से सोलर रेडिएशन विल बी फॉल ऑन द अर्थ। ये सब क्या है? ये सब है सोलर रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ये सोलर रेडिएशन का क्या होता है? ये सोलर रेडिएशन जब एटमॉस्फेयर क्रॉस करके अर्थ की तरफ आता है, तब कुछ सोलर रेडिएशंस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, है ना। कुछ सोलर रेडिएशंस क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में गैस में वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ चला जाएगा। Some reflections will go back through reflection. Some radiations will go back through reflections. और नंबर 2, कुछ रेडिएशंस आ जाएगा अर्थ में, कुछ रेडिएशंस आ जाएगा अर्थ में, एंड दे विल गेट एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्शन होगा, कुछ सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा अर्थ में, ठीक है। अब देखिए अर्थ सरफेस, ये क्या है? ये है अर्थ सरफेस, ये है अर्थ सरफेस। जो सोलर रेडिएशन का अर्थ सरफेस में एब्जॉर्प्शन होगा, अर्थ सरफेस क्या करेगा? अर्थ सरफेस फिर से वो रेडिएशन को वापस भेज देगा। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसे हम कहते हैं अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन वापस सन की तरफ, वापस एटमॉस्फेयर की तरफ चला जाता है, उसे हम कहते हैं री रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? री रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन। देखिए, तो ये है हमारा 3 चीज़ मैंने अभी आपको बताया। कुछ रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाता है, अर्थ में पहुंचता ही नहीं है, और जो रेडिएशन अर्थ में पहुंचता है वो पहले एब्जॉर्ब होता है, बाद में अर्थ सरफेस उसे फिर से रिफ्लेक्ट कर देता है। ये मैंने आपको बताया है। अभी देखिए क्या मसला है। तो मैं ये सब जो एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर जाता है उसे मैं मिटा रहा हूँ, वो सबसे हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है।
जो रेडिएशंस अर्थ में आ रहा है मैं वहां पर फोकस करूंगा। तो क्या है देखिए, सन से सोलर रेडिएशन अर्थ में आके गिरी, फिर अर्थ फिर से उसे रिफ्लेक्ट कर दिया। अब वो रेडिएशंस वापस जा रहा है एटमॉस्फेयर में। लेकिन भाई साहब, सन का एक स्पेशल रेडिएशन है, दैट इज नोन एज इंफ्रारेड रेडिएशंस, है ना, जिसे हम IR कहते हैं। IR, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस जब अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तब एक मसला हो जाता है। क्या होता है? IR रेडिएशंस हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, ये सब रेडिएशन को वेवलेंथ बहुत ही लंबा लंबा होता है। सो दे कैन नॉट इजीली क्रॉस द अर्थ एटमोस्फियर। देखिए भाई साहब, कितना मज़ेदार है ये फिनोमेना, है ना। IR रेडिएशन को अर्थ सरफेस रिफ्लेक्ट बैक तो कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। वो रिफ्लेक्शंस वेरी लॉन्ग वेवलेंथ है उस रिफ्लेक्शन का, और वो एटमॉस्फेयर में जाके फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। वो वापस नहीं आ पाता। वो रिफ्लेक्शंस अर्थ सरफेस से वापस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा दूर जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेयर में गैसेस आर प्रेजेंट। वो गैस इंफ्रारेड रेडिएशंस को अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाने देता। वो गैस, ये मान लीजिए दिस इज द गैसियस लेयर, है ना। तो ये रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाके फिर से रिफ्लेक्ट होके अर्थ सरफेस में चला आएगा। मतलब these रेडिएशंस will be blocked within this area। तो ये सब सोलर रेडिएशन अर्थ एटमॉस्फेयर में ब्लॉक हो जाता है। क्यों? ड्यू टू दिस गैसियस लेयर। अब देखिए यहाँ पर कौन सा गैस रहता है जो ये रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है? कौन सा है वो गैसेस? Those gases are mainly carbon dioxide. Carbon dioxide is the main gas which reflect back those IR radiations within the Earth atmosphere। और है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, that is chlorofluorocarbon, and hydrofluorocarbon, ozone, O3, all these gases are present in the Earth's atmosphere। अर्थ एटमॉस्फेयर में ये सब गैसेस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, HFC, ओजोन। और ये सब गैस क्या करता है? ये सब गैस IR रेडिएशन को अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाने देता। वो फिर से रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ सरफेस की तरफ। तो क्या होता है? दोस रेडिएशंस आर ब्लॉक्ड विद इन अर्थ सरफेस। फिर क्या होगा? सोलर रेडिएशन में हीट रहता है ना, वो सब रेडिएशन हीटेड रहता है, गर्म होता है। सो ड्यू टू दिस इफेक्ट, ये जो रिफ्लेक्ट बैक करता है ये सब गैस, ड्यू टू दिस अर्थ एटमॉस्फेयर रिमेन वार्म। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर में नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन होता है ना, ये होता है ये सब, ये इफेक्ट के लिए, ये गैस के लिए। ये रेडिएशन बाहर नहीं जा पाता, और ये रेडिएशन के लिए हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बैलेंस में रहता है। लेकिन देखिए, अब देखिए ये जो इफेक्ट है ना, ये जो पूरा इफेक्ट है इसे हम कहते हैं भाई साहब ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आया समझ में आपको पूरा ये फंडा? देखिए ये पूरा फेनोमेना, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो गैसेस है, जो गैस के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसे हम कहते हैं, ये गैसेस को हम कहते हैं दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल क्या होगा? ये सब है ग्रीन हाउस गैस। मेन इज CO2 एंड मीथेन। ठीक है,
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का फंक्शन क्या है, इफेक्ट के लिए होता क्या है? दिस इफेक्ट विल मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर, है ना? यही तो ये इफेक्ट के लिए ही अर्थ एटमोस्फियर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये जो हमारा टेम्परेचर है ये मेंटेन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ये सोलर रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता और वार्म रहता है हमारा एटमोस्फियर। तो ये है पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट का फंडा। अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होता है। तो चलिए लिस्ट 2 में देखिए, लिस्ट 2 में 1 को देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमोस्फियर। हो गया, आंसर मिल गया हमें। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। आपको पता चल गया ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो चलिए हमें सी का आंसर भी मिल गया, दैट इज 1 ऑफ लिस्ट 2, है ना? तो तीनों का तीनों आंसर हमें मिल चुका है। अब एक बाकी है सिर्फ, दैट इज यूट्रोफिकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टर्म। जितना छोटा ये दिखता है उतना छोटा ये है नहीं। तो अभी हम जानेंगे भाई साहब ये यूट्रोफिकेशन होता क्या है। तो चलिए जान लेते हैं यूट्रोफिकेशन के बारे में। तो भाई साहब यूट्रोफिकेशन देखिए, ये शुरू कहाँ से होता है ये प्रोसेस? ये स्टोरी शुरू होता है एग्रीकल्चरल फील्ड से। क्या बोला मैंने? एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या होता है देखिए, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, हमारा जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, है ना? प्लांट्स में देने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं फार्मर्स। वो फर्टिलाइजर्स में क्या रहता है, फर्टिलाइजर्स का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये दोनों है कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड में, ये दोनों है कोई भी फर्टिलाइजर का मेन कंपोनेंट। तो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में ये दोनों होते हैं, सॉइल में बहुत सारा अमाउंट में मिलता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये दोनों केमिकल्स ऑल्सो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में भी मिलेगा। इंडस्ट्री से जो निकलता है इफ्लुएंस उसमें भी मिलता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस। तो मान लीजिए ये यहाँ से होता है हमारा यूट्रोफिकेशन स्टोरी शुरू होता है। तो जब भी रेन गिरेगा, बारिश जब गिरेगा एग्रीकल्चरल फील्ड में, तब क्या होगा, वो पानी फर्टिलाइजर्स को धो के लाएगा एक वाटर बॉडी में। तो यहाँ पर है हमारा वाटर बॉडी, ये है हमारा वाटर बॉडी, ठीक है? तो यहाँ पर रेन गिरा और एग्रीकल्चरल फील्ड से नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आ गया है वाटर बॉडी में, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस भी आ गया है वाटर बॉडी में। पानी गिरेगा तो पानी के साथ साथ ये सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी वाटर बॉडी में आ जाएगा। अब देखिए यूट्रोफिकेशन शुरू होता है ये वाटर बॉडी में। क्या होगा, जब भी ये सब न्यूट्रिएंट्स, ये सब केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आके गिरेगा वाटर बॉडी में, तो वाटर बॉडी में क्या होगा, वाटर बॉडी में जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स present in the water body will grow quickly and grow in number। यही तो होगा, है ना? वाटर बॉडी में जो छोटा छोटा ऑर्गेनिजम्स रहता है, जब भी वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को मिलेगा तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस विल एक्ट एज देयर न्यूट्रिएंट। वो ऑर्गेनिज्म जल्द से जल्द ग्रो कर जाएगा। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, छोटा बहुत ऑर्गेनिज्म, छोटा बहुत एल्गी, फंगी, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को पाकर जल्द से जल्द ग्रो कर जाएगा और पूरा वाटर बॉडी में छा जाएगा एल्गी। पूरा वाटर बॉडी के जो सरफेस है, the surface of water body will be covered by algae, fungi, this type of organisms। इसे हम क्या कहते हैं,
इसे हम कहते हैं भाई साहब एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम, है ना, एल्गल ब्लूम, BLOOM। ये क्या है एल्गल ब्लूम? द कवरिंग ऑफ वाटर सरफेस बाय ह्यूज ग्रोथ ऑफ एल्गी ड्यू टू दिस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो एल्गल ब्लूम हो गया, पूरा वाटर सरफेस इज कवर्ड बाय एल्गी। तो देखिए ये था हमारा वाटर बॉडी। ठीक है, यहाँ पर है बहुत सारा एक्वाटिक, यहाँ पर है एक्वाटिक फिश, एक्वाटिक अदर प्लांट्स। ठीक है, और एकदम ऊपर में क्या है ये सब, यहाँ पर है भाई साहब एल्गी। तो इतना एल्गी क्या करेगा, ये पूरा वाटर सरफेस को ब्लॉक कर देगा। सो नो सनरेज, नो सनरेज, सनरेज विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू द वाटर बॉडी। सनरेज नहीं आ पाएगा वाटर बॉडी में, है ना। अगर सनरेज नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, ये एक्वाटिक प्लांट्स बचेगा। एक्वाटिक प्लांट्स को तो लाइट तो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इतना ज़्यादा एल्गी हो जाएगा, सनलाइट अंदर ही नहीं जा पाएगा वाटर बॉडी का, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा प्लांट्स, तो प्लांट्स मर जाएगा, है ना। एक्वाटिक प्लांट्स विल डाई ड्यू टू दिस एल्गल ब्लूम। सनलाइट नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एक्वाटिक प्लांट्स मर जाएगा। अब देखिए और एक चीज भी होगा, ये वाटर बॉडी में इतना ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेगा कि वाटर बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगा, है ना। क्या बोलता है हम उसे बोलता है BOD, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ दैट वाटर बॉडी विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना। इतना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, लेकिन वाटर बॉडी का ऑक्सीजन तो फिक्स्ड है ना, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। सो अगर BOD बढ़ जाएगा तो ये जो एक्वाटिक फिश है वो नहीं बच पाएगा, है ना। फिशेस एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स विल डाई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन घटता जा रहा है वाटर बॉडी में, इतना ज़्यादा अदर ऑर्गेनिजम्स हो गया कि एक्वाटिक फिश और एक्वाटिक अदर एनिमल्स विल नॉट बी एबल टू लिव। ऑक्सीजन डिमांड से वो मर जाएगा, और एक्वाटिक प्लांट्स भी मर जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट। तो समझ में आया कि एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विल डाई ड्यू टू एल्गल ब्लूम। तो ये जो फेनोमेना है, पूरा का पूरा फेनोमेना, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एग्रीकल्चरल फील्ड्स अप टू एल्गल ब्लूम, इंक्रीज इन BOD एंड डेथ ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो वाटर बॉडी का पूरा पॉल्यूटेड हो जाएगा। वो वाटर बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिजम्स बच नहीं पाएगा। ये फिनोमेना को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो आया स्टोरी समझ में यूट्रोफिकेशन का? ये शुरू हुआ था यहाँ से, खत्म हुआ वाटर बॉडी को पूरा खत्म करके वो मानेगा यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम होगा। तो ये है हमारा यूट्रोफिकेशन का स्टोरी। तो चलिए अब आपको सब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम हमारा क्वेश्चन में। तो ऑप्शन 4 यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन 4 के साथ हम लेंगे 3 को। देखिए लिस्ट 2 का 3, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। एजिंग ऑफ लेक, एजिंग ऑफ वाटर बॉडी हो रहा है यहाँ पर ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। देखिए ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड न्यूट्रिएंट, केमिकल न्यूट्रिएंट है ये दोनों, तो ये ज़्यादा आ जाएगा वाटर बॉडी में, तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रहा है। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के लिए लेक का एजिंग हो, लेक का ऑर्गेनिजम्स विल डाई, दैट इज कॉल्ड एजिंग ऑफ लेक। तो ये हमें और एक आंसर भी मिल गया, D विल बी कनेक्टेड विथ 3। तो अब आया समझ में? देखिए A2B4C1D3 ये है हमारा आंसर। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं जल्दी से। ऑप्शन 2 को देखिए, ऑप्शन 2 में यही तो है। सो वी हैव गॉट आवर आंसर। आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। इट इज द राइट आंसर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द होल प्रोसेस, द 4 टर्म्स, डिफॉरेस्टेशन पहले, देन रिफॉरेस्टेशन, देन ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला मैंने, और लास्ट में यूट्रोफिकेशन का स्टोरी बोला।
So hope you have understood the solution very well. So thank you all.